बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। कर्नाटक के इलेक्शंस में एक बहुत शानदार फैसला आया है। वहाँ पर बीजेपी को कांग्रेस ने शिकस्त दे दी है और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल कर ली है। इसके अलावा आलमी सतह पर भी एक और इलेक्शंस हो रहे हैं जो तुर्की में हो रहे हैं। इन दोनों इलेक्शंस की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। साउथ में बीजेपी का किला ढह गया। कांग्रेस कर्नाटक में अकेले हुकूमत बनाएगी। कुमारस्वामी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। राहुल ने कहा नफरत का बाजार बंद हुआ, मोहब्बत की दुकान खुली। शिव कुमार जज्बाती हो गए, कहा सोनिया गांधी से जीत का वादा किया था। दो 2024 के लोकसभा इलेक्शंस और आने वाले असेंबली चुनाव से पहले कांग्रेस के हौसले बुलंद, अपोजिशन इत्तेहाद की कोशिशें मजबूत होंगी। तुर्की में इतवार को इलेक्शंस, तैयब एर्दोगान को सख्त चैलेंज का सामना। सदर ने वोटिंग से कुछ घंटे पहले आया सोफिया में नमाज की इमामत की। गाजा और नाब्लस में इस्राएली हमले, 2 फलस्तीनी जाँ बहक। मुजाहमतकारों ने 1000 रॉकेट फायर किए। इमरान खान रिहाई के बाद घर पहुंचे। जिन्ना हाउस को आग लगाने पर शहबाज शरीफ बरहम, कहा सख्त कार्रवाई करेंगे। ज़ेलेंस्की रोम पहुंचे, पोप फ्रांसिस से मुलाकात। अमरीकी ओहदेदारों ने कहा कीव ने रशिया के हाइपरसोनिक मिसाइल हमले को नाकाम बनाया। ईरान सऊदी फॉरेन मिनिस्टर्स की टेलीफोन पर बातचीत, समझौतों पर अमलावरी पर इत्मीनान का इजहार। खर्तूम और दूसरे मकामात पर लड़ाई जारी। यूनाइटेड नेशंस में सूडान के सफीर ने कहा इंसानी सूरत हाल बहुत खराब है। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में कांग्रेस ने गैर मामूली तौर पर अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन हासिल कर ली है। 10 मई के असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस ने बीजेपी को जबरदस्त शिकस्त दी, जिसके बाद जाफरानी जमात साउथ इंडिया के अपने अकेले गढ़ से बाहर हो गई और उसका किला ढह गया। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने अपनी हार मान ली है। कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की एक मीटिंग बेंगलोर में हुई जिसमें आइंदा की स्ट्रैटेजी पर गौर किया गया। चीफ मिनिस्टर बसवराज ने नतीजे सामने आने से पहले ही दोपहर के वक्त हार मान ली और कहा कि वज़ीर आज़म और बीजेपी कारकुनों की बेइंतहा कोशिशों के बावजूद हम अपनी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके। हम इस नतीजे को कबूल करते हैं और लोकसभा इलेक्शंस में वापसी की कोशिश करेंगे। Once all the results come, because they're all trends are there now. Once the results come, we will do the detailed analysis, and as a political party and as a national political party, we'll not only analyze and we'll see that what are the gaps and what are the deficiencies were there and at different levels. We'll look into that and improve upon it, and we'll take this result in our stride. And we'll go ahead and reorganize the party and come back during Lok Sabha election. ये नतीजे जनता दल एस के लीडर एच.डी. कुमारस्वामी के लिए भी एक धक्का है, क्योंकि वो इस उम्मीद में थे कि वो किंग नहीं तो किंग मेकर जरूर बनेंगे। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में अंदाजा लगाया गया था कि हंग असेंबली वजूद में आएगी। कुमारस्वामी ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि रियासत में तरक्की आएगी। कर्नाटक ने तकरीबन 40 साल पुरानी इस रिवायत को बरकरार रखा कि हुक्मरान जमात हुकूमत में वापस नहीं आती। कर्नाटक के इलेक्शंस में कामयाबी के बाद अब सबकी नज़रें चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर टिकी हुई हैं। डी के शिव कुमार एक अहम दावेदार हैं।
कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के सदर डी.के. शिव कुमार ने कहा कि पार्टी हाईकमान इस बारे में फैसला करेगी कि कौन चीफ मिनिस्टर होगा। शिव कुमार कर्नाटक में पार्टी की कामयाबी पर जज्बाती हो गए और उन्होंने कहा कि उन्होंने सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, खरगे से वादा किया था कि वो पार्टी को जिताएंगे। उन्होंने कहा कि मैं ये बात नहीं भूल सकता कि जब बीजेपी ने मुझे जेल में डाल दिया था, सोनिया गांधी मुझसे जेल में मिलने के लिए आई थी। गांधी खानदान, कांग्रेस और पूरे मुल्क ने मुझे एतमाद दिया। शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस का दफ्तर हमारा मंदिर है, हम कांग्रेस के दफ्तर में अगले कदम का फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि वो सिद्धरामैया और तमाम दूसरे पार्टी लीडर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। I credit my party cadres and all my leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us. The leaders have supported us. It is a collective leadership and we have jointly worked. I have said in the beginning, joining together is the beginning. On the day I took the oath, thinking together is the progress, working together is the success. That is what I said on the day. I assured Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi that, and Mr. Mallikarjun Kharge, that I will deliver Karnataka to their fold. I can't forget Srimati Sonia Gandhi coming to meet me in jail when all these BJP people put me under jail. So I rather choose to be in jail than having an office. That is the confidence what Gandhi family and the Congress party in the entire country restored on me. I thank all. कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक पार्टी सदर राहुल गांधी ने इस कामयाबी के लिए कर्नाटक के अवाम और पार्टी कारकुनों को मुबारकबाद दी और कहा कि नफरत का बाजार बंद हो गया और मोहब्बत की दुकान खुल गई। नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी, हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है, सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। कर्नाटक में एक सख्त मुहिम चलाई गई थी जिसमें वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमलन रियासत में कैंप करते हुए कैंपेन चलाई। वजीर आज़म मोदी ने आखिरी दिनों में अपनी रैली के दौरान बजरंग दल पर पाबंदी, फिल्म द केरला स्टोरी और कर्नाटक की आज़ादी जैसे मसाइल उठाए थे, लेकिन ये तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई। कांग्रेस ने इलाकाई मसाइल, ख़ास तौर पर अपनी गारंटीज़ और 40% हुकूमत को अपना मौजू बनाया था। कांग्रेस की कामयाबी पर मुल्क भर में अपोजिशन पार्टियों ने खुशी का इजहार किया। समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि कर्नाटक का पैगाम यह है कि बीजेपी की नेगेटिव, फिरक़ेवाराना और करप्ट, अमीरों के लिए काम करने वाली और नौजवानों और औरतों की दुश्मन, इंतशार पसंद हुकूमत, झूठा प्रोपेगेंडा करने वाली और अफराद पर मबनी सियासत का खात्मा हो गया है। कांग्रेस के तमाम दफ्तरों, खासतौर पर दिल्ली में AICC हेडक्वार्टर में जश्न का माहौल था। 224 रुकनी असम्बली में किसी भी पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए 113 सीटें हासिल करना ज़रूरी था, लेकिन कांग्रेस ने यह हिंसा आसानी से पार कर लिया और 140 के करीब पहुंच गई। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये जनता जनार्दन की कामयाबी है। खड़गे ने कहा कि हमारे तमाम लीडर्स ने मिलकर काम किया है और अवाम ने हमारी ज़मानतों के लिए वोट दिया है। कांग्रेस 2024 में अपोजिशन इत्तेहाद में अहम रोल अदा करना चाहती है। पार्टी को इस नतीजे से अपनी इन कोशिशों में मजबूती और एतमाद हासिल होगा। पिछले असेंबली इलेक्शंस के मुकाबले में बीजेपी के वोट शेयर में कमी आई है। पिछले साल बीजेपी ने 36.22% वोट हासिल किए थे और इस मरतबा उसको 35.7% वोट मिले। कांग्रेस के वोट शेयर में इजाफा हुआ है जो 38% से बढ़कर 43% हो गया है। जेडीएस के लिए नतीजा मायूस करने वाला है जिसके वोट शेयर में 5% की गिरावट आई है। रियासत में 10 मई को असेंबली इलेक्शंस हुए थे और 73% से ज़्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई थी और उसके वोटों की गिनती आज हुई। कांग्रेस के साबिक चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने कहा कि मोदी के चेहरे से बीजेपी को वोट हासिल नहीं हुए। दूसरी तरफ बीजेपी लीडर्स ने दावा किया कि कर्नाटक के इन इलेक्शन से 2024 के लोकसभा इलेक्शंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी से मल्लिकार्जुन खड़गे का कद ऊंचा हुआ है, जिन्हें पिछले साल ही सदर कांग्रेस चुना गया था। खड़गे का ताल्लुक कर्नाटक से ही है। खड़गे ने कहा कि अवाम ने बीजेपी के खराब एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ वोट दिया है।
समझा जा रहा है कि कर्नाटक के नतीजों से 2024 के लोकसभा इलेक्शंस और इस साल के आखिर में होने वाली बाज़ रियासतों के असेंबली इलेक्शंस, जिनमें तेलंगाना के इलेक्शंस भी शामिल है, अपोजिशन पार्टियों के हौसले बुलंद होंगे। कौमी सतह पर अपोजिशन इत्तेहाद बनाने की कोशिशें भी मजबूत होंगी। कर्नाटक में कांग्रेस की गैर मुतवक्को या अनएक्सपेक्टेड कामयाबी के बाद कई सियासी स्ट्रैटेजी सर जोड़ कर बैठ रहे हैं। ये नतीजा खास तौर पर पड़ोसी रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी बीआरएस के लिए भी फिक्र का लम्हा है, क्योंकि बीआरएस तेलंगाना बनने के बाद से 2 मियादों से रियासत में हुकूमत कर रही है और तेलंगाना के बाद ज़िलों में कांग्रेस फिर से उभर सकती है और उसे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ तेलंगाना के वजीर के तारक रामाराव ने कहा कि तेलंगाना पर कर्नाटक के नतीजों का कोई असर नहीं पड़ेगा। केटीआर ने, जो फिलहाल बरतानिया के दौरे पर हैं, बदनुमा और इंतशार पसंद सियासत को रद्द करने के लिए कर्नाटक के अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ट्वीट किया कि जिस तरह फिल्म द केरला स्टोरी कर्नाटक के अवाम को मुतासर करने में नाकाम रही, इसी तरह कर्नाटक का इलेक्शन तेलंगाना पर असरअंदाज नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद और बेंगलोर में इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेहतमंद मुकाबला होना चाहिए। कर्नाटक असेंबली इलेक्शंस के अलावा मुल्क के बाज़ मकामात पर बाई इलेक्शंस हुए। आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार ने जालंधर लोकसभा सीट का बाई इलेक्शन जीत लिया। उड़ीसा में बीजू जनता दल की उम्मीदवार दीपाली दास ने झारसुगुड़ा असेंबली हल्के का बाई इलेक्शन जीता। बीजेपी को जहां कर्नाटक में मायूसी हुई है, वहीं उत्तर प्रदेश के शहरी मजालिस मकामी इलेक्शंस या अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शंस में वो बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के इलेक्शंस में कामयाबी पर कांग्रेस को मुबारकबाद दी है। मोदी ने बीजेपी कारकुनों की मेहनत की तारीफ की। कर्नाटक इलेक्शंस में बीजेपी की शिकस्त ने इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में भी जगह हासिल की है। कर्नाटक के इलेक्शंस के बाद अब आलमी सतह पर एक और अहम इलेक्शन की बात करेंगे। तुर्की में सदर और पार्लियामेंट को चुनने के लिए इतवार को वोट डाले जाएंगे। सदारती इलेक्शन में सदर तैयब एर्दोगान और अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार कमाल किलिकार्गुलू के दरमियान सख्त मुकाबला है। ये इलेक्शन न सिर्फ तुर्की के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, बल्कि आलमी सतह पर तुर्की के रोल और तुर्की की फॉरेन पॉलिसी पर भी असरअंदाज होंगे। कई एक्सपर्ट्स की राय है कि तुर्की में सदारती इलेक्शंस का दूसरा राउंड हो सकता है, जिसमें टॉप 2 उम्मीदवारों के दरमियान 28 मई को दोबारा मुकाबला होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि तुर्की की ये इलेक्शंस 2 अलग अलग विजन्स के दरमियान मुकाबला है। 20 साल में पहली बार तैयब एर्दोगान को सख्त चैलेंज का सामना है। तैयब एर्दोगान 2 दहाकों से तुर्की की सियासत पर छाए हुए हैं। पहले वो वज़ीर आज़म थे और अब सदर हैं। अपोजिशन के उम्मीदवार कमाल किलिकार्गुलू का ताल्लुक रिपब्लिकन पीपल पार्टी या CHP से है। वो 6 जमातों के इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं। 2 और उम्मीदवार भी मैदान में थे, जिनमें से एक उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया है, जिससे तैयब एर्दोगान को नुकसान हो सकता है। तुर्की में महंगाई और इकोनॉमी अहम मसाइल थे। वज़ीर दाखिला सुलेमान सोलो ने इल्ज़ाम लगाया कि मगरबी मीडिया इलेक्शंस पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है। ऐसा ही इल्ज़ाम अपोजिशन उम्मीदवार कमाल किलिकार्गुलू ने रशिया पर लगाया है। इन इलेक्शंस की मुहिम के दौरान एक दूसरे पर हमलों के वाक़यात भी पेश आए हैं। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने वोटिंग से कुछ घंटे पहले इस्तांबुल की आया सूफिया में नमाज की इमामत की। आया सूफिया मस्जिद रोमन दौर में एक चर्च था, जिसे सल्तनत उस्मानिया के दौर में एक मस्जिद में तब्दील किया गया। 1923 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने उसे म्यूजियम में बदला था, लेकिन 2020 में तैयब एर्दोगान ने इसे फिर से मस्जिद बना दिया। तैयब एर्दोगान ने हफ्ते को एक रैली से खिताब करते हुए आया सूफिया मस्जिद के बारे में कहा कि पूरी दुनिया इसके खिलाफ थी, लेकिन मैंने ये कर दिखाया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान और सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान ने आपसी ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने के बारे में बातचीत की। ये बातचीत जुमे की शाम टेलीफोन पर हुई। इस मौके पर ईरानी वज़ीर ने आपसी समझौतों में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। सऊदी अरब और ईरान ने 7 साल बाद सफारती ताल्लुकात बहाल करने का फैसला किया है। आमिर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया जल्द ही सऊदी अरब में अपना सफारत खाना और कौंसलेट्स खोलने की तैयारी कर रहा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रियाद तेहरान के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है और इस सिलसिले में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आमिर अब्दुल्लाहियान ने जुमेरात को ऐलान किया था कि सऊदी अरब ने तेहरान में अपने सफ़ीर को मुकर्रर किया है। उन्होंने इरना न्यूज़ एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि ईरान जल्द ही सऊदी अरब में अपने सफ़ीर का ऐलान करेगा। ईरान के वज़ीरों ने जद्दा में मौशी ताल्लुकात के बारे में बातचीत की। ईरानी वज़ीर फ़ाइनेंस एहसान कंदूज़ी ने सऊदी वज़ीर तिजारत मोहम्मद अल जादान से जद्दा में मुलाकात की।
सूडान के दारुल खर्तूम और दूसरे मकामात पर लड़ाई जारी है। फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान सीजफायर का समझौता नहीं हो सका। हालांकि इस सिलसिले में सऊदी अरब में एक समझौते पर दस्तखत किए गए थे। आरएसएफ के एडवाइजर मूसा खद्दाम ने बताया कि वो समझौते पर अमल करना चाहते हैं, लेकिन खून खराबे में कोई कमी नहीं आ रही है और फौज ने समझौते पर कोई बयान नहीं दिया है। ये लड़ाई 15 अप्रैल को शुरू हुई थी। इस लड़ाई की वजह से सूडान की मईशत चरमरा गई है और 2 लाख से ज्यादा लोग पड़ोसी मुल्कों में फरार हुए हैं। दारफूर के मगरबी इलाके में लड़ाई जारी है। पिछले महीने शुरू होने वाली इस लड़ाई में इस इलाके में अब तक 450 लोग मारे गए हैं। यूनाइटेड नेशंस में सूडान के सफीर ने कहा है कि मुल्क में इंसानी सूरत हाल बहुत ख़राब है क्योंकि जंगबंदी की कोशिशें नाकाम हो रही हैं। सूडानी सफीर अल हारिस इदरीस अल हारिस मोहम्मद ने कहा कि सिक्योरिटी सूरत हाल पर फौज का कंट्रोल है, लोग फरार हो रहे हैं और इंसानी मदद की फौरी ज़रूरत है। इसराइल ने फ़लस्तीनी इलाकों में मुसलसल 5वें दिन हमले किए। ताज़ा कार्रवाइयों में 2 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए। फ़लस्तीन की वजारत सेहत ने यह बात बताई। ताज़ा हमलों में बलाता रेफ्यूजी कैंप को निशाना बनाया गया जो नाबलस में है। जाँ बहक फ़लस्तीनियों की पहचान 19 साला अदनान वसीम और 32 साला जिहाद शाह की हैसियत से की गई है। इसराइल की फ़ौज ने कहा है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है और उन लोगों को निशाना बना रही है जो इसराइली सिपाहियों पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। सदर महमूद अब्बास की फतेह तंजीम ने कहा कि जो लोग जाँ बहक हुए हैं उनका ताल्लुक अल अक्सा शहीदी ब्रिगेड से है। गजा में भी बमबारी की गई। साउथ इसराइल में भी खतरे के सायरन बजते रहे। इसराइली फौज ने बताया कि उसने गजा में इस्लामी जिहाद के ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों में इस्लामी जिहाद के बाज़ कमांडर्स और उनके रिश्तेदार जाँ बहक हुए हैं। मगरबी किनारे में इसराइल के धावों में 7 फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए। फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीमों ने हफ्ते को इसराइल पर कई रॉकेट दागे। इस्लामी जिहाद ने कहा कि गाज़ा में हमलों का बदला लिया जाएगा। इसराइली फ़ौज ने कहा कि अब तक गाज़ा पट्टी से तकरीबन 1000 रॉकेट्स फायर किए गए। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रोम पहुंचते हुए कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी रहनुमा पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। रोम के अतराफ नो फ्लाई जोन कायम किया गया है और 1000 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स को तैनात किया गया है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि रशिया ने पिछले हफ्ते यूक्रेन में अमरीकी साख्ता पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की कोशिश और इसके लिए हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल किया। 2 अमरीकी ओहदेदारों के हवाले से ये बात कही गई। अमरीकी ओहदेदारों ने दावा किया कि यह हमला नाकाम रहा और यूक्रेनी फौज ने पैट्रियट सिस्टम इस्तेमाल करते हुए उसे रोका। रशिया ने इस बारे में कोई तबसरा नहीं किया। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ज़मानत पर रिहाई के बाद अपने घर पहुंच गए हैं। इमरान खान ने ज़मानत मिलने के बाद इस्लामाबाद की अदालत के अहाते में कई घंटे गुजारे। इसके बाद ज़मानतों की तकमील के बाद या ज़ाब्ते की तकमील के बाद वो लाहौर रवाना हो गए। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी के कारकुनों को वार्निंग दी है कि गड़बड़ करने वालों को 72 घंटों में गिरफ्तार किया जाएगा। एक सख्त बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान और उनकी टोली पाकिस्तान दुश्मनों से कम नहीं है। उन्होंने शहीदों और गाजियों की बेहुरमती की है और अपने वतन में दुश्मन बनकर हमले किए हैं और इसके जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे तमाम लोगों को जो हमलों के लिए जिम्मेदार थे दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लाहौर के जिन्ना हाउस पर हमले पर दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस अलमनाक वाक़े के बाद कौम गमगीन है। कोई पाकिस्तानी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता था। पंजाब सूबे के कारगुजार चीफ मिनिस्टर ने जिन्ना हाउस पर हमले की तहकीकात के लिए एक टीम बनाई। जिन्ना हाउस में कॉप्स कमांडर की रिहाइश गाह है जहां पर हमला हुआ था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक ऑपरेशन किया। इस कार्रवाई के दौरान 6 मिलिटेंट्स हलाक हुए। इसके अलावा 6 सिपाही और एक शहरी भी जाँ बहक हुआ। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान ने ये बात बताई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। साउथ में बीजेपी का किला ढह गया। कांग्रेस कर्नाटक में अकेले हुकूमत बनाएगी। कुमारस्वामी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। राहुल ने कहा नफरत का बाजार बंद हुआ, मोहब्बत की दुकान खुली। शिव कुमार जज्बाती हो गए, कहा सोनिया गांधी से जीत का वादा किया था।
2024 کے لوک سبھا الیکشنز اور آنے والے اسمبلی چناؤ سے پہلے کانگریس کے حوصلے بلند، اپوزیشن اتحاد کی کوششیں مضبوط ہوں گی۔ ترکی میں اتوار کو الیکشنز، طیب اردوان کو سخت چیلنج کا سامنا، صدر نے ووٹنگ سے کچھ گھنٹے پہلے آیا صوفیہ میں نماز کی امامت کی۔ غزہ اور نابلس میں اسرائیلی حملے، 2 فلسطینی جاں بحق، مزاحمت کاروں نے 1000 راکٹ فائر کیے۔ عمران خان رہائی کے بعد گھر پہنچے، جناح ہاؤس کو آگ لگانے پر شہباز شریف برہم، کہا سخت کارروائی کریں گے۔ زیلنسکی روم پہنچے، پوپ فرانسس سے ملاقات، امریکی عہدیداروں نے کہا کیو نے رشیا کے ہائپرسونک میزائل حملے کو ناکام بنایا۔ ایران سعودی فارن منسٹرز کی ٹیلی فون پر بات چیت، سمجھوتوں پر عمل آوری پر اطمینان کا اظہار۔ خرطوم اور دوسرے مقامات پر لڑائی جاری، یونائیٹڈ نیشنز میں سوڈان کے سفیر نے کہا انسانی صورتحال بہت خراب ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجول افراد سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔